मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट का आज अपन लेसन 2 पढ़ने वाले हैं। लेसन का नेम है भोजन के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के घटक, आप लोगों ने सुना होगा कि भोजन ही हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, या भोजन करने से ही हमें शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो आखिर भोजन में ऐसा क्या है जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, या भोजन करने से हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, या भोजन हमें ऊर्जा देता है। तो आज उन्हीं घटकों के बारे में, उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस पार्ट में ये मेन 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, मुख्य 4 बिंदु हैं, इनमें हम देखेंगे कौन कौन से घटक होते हैं, उनमें क्या होता है, वो शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं और हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारा, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। What do different food items contain? इन विभिन्न खाद्य पदार्थों में या फूड आइटम में ऐसा क्या होता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, छोटा बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है और एक दिन काफ़ी मैच्योर हो जाता है। तो आखिर इन भोजन में, इस भोजन में ऐसा क्या होता है जिससे शरीर में वृद्धि होती है और हमें शरीर में कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। हम एक दिन भी खाना ना खाएं तो उस दिन हमें महसूस होता है कि जैसे हमें बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हमें चलने फिरने की शक्ति नहीं मिल रही है। तो आखिर भोजन में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कौन से घटक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब हम इस मुख्य बिंदु पहले पॉइंट में तो ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं या वृद्धि करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में यही पढ़ेंगे कि ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं, जो हम इसमें पढ़ेंगे। हमें ऊर्जा मिलती है, वृद्धि होती है, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। यही हम इस दूसरे पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि आहार मतलब भोजन, आहार का मतलब क्या होता है, भोजन, और संतुलित का मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार के भोजन का संतुलित मात्रा में लेना, जो हम इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। आहार तो हम सब करते हैं, लेकिन किस टाइप का आहार करना चाहिए, हमें कैसा आहार करना चाहिए, वो हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा अभावजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीजेज। यदि हम आहार करते हैं और आहार में हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं तो उन पोषक तत्वों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन कई पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते हैं यदि हम एक ही प्रकार का आहार करें या कुछ आहार को हमारे भोजन में ना ले, तो उस प्रकार के जो पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते हैं, उनके नहीं मिलने से हमें जो रोग हो जाते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम उन रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी पोषक तत्व की कमी से होते हैं। इस पाठ में, इस लेसन में आपकी 3 क्रियाकलाप और या 3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिन्हें आपको पढ़ना भी है और करना भी है। दूसरा, आपके 3 टेबल दी हुई है इस बुक में, इस चैप्टर में, जिसे हम सारणी भी कहते हैं। 3 सारणी है जो आपको बनानी भी है अपनी कॉपी में। तो अब आप शुरू हो जाएं, अपना रजिस्टर निकाल लें, पेन निकाल लें और पहले तो ये मेन पॉइंट्स लिखें सारे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है और एक्टिविटी और कौन कौन सी टेबल हमें बनानी है इस चैप्टर में, इन्हें आप नोट कर लें। और यदि आपको टाइम ना मिले तो यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके आप ये मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारे इस लेसन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट्स।
ये डिफरेंट फूड आइटम्स क्या रखते हैं अपने में, इनमें ऐसे कौन से घटक होते हैं जिनसे हमें कार्य करने की शक्ति या ऊर्जा या वृद्धि हमें मिलती है शरीर के लिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, इस पॉइंट को समझने से पहले आपको एक सारणी, एक टेबल बनानी होगी जो आपकी बुक में बनी हुई है। इसमें आपको अलग अलग राज्यों में कौन से प्रकार के व्यंजन, कौन से प्रकार की दालें या सब्जियां खाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ना है। देखो, आपकी बुक में जो सारणी बनी हुई है उसमें पंजाब और आंध्र प्रदेश का दे रखा है कि पंजाब में सरसों का साग, मक्का की रोटी, राजमा और ये दही छाछ खाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में दाल चावल और चूरमा ये सब खाए जाते हैं। तो हम 2 और ऐड कर देते हैं, आप लोगों को उसमें 2 और ऐड कर लेना है। राजस्थान में कौन से अन्न खाए जाते हैं? राजस्थान में मक्का, ज्वार, बाजरा की रोटी खाई जाती है और बाटी का रिवाज है यहाँ पर। दाल या मांस का तो वो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग खाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं वो जनरली उड़द की दाल और चने की दाल पसंद करते हैं राजस्थान में। सब्जियां यहाँ पर, अच्छा, यहाँ का मौसम क्या है, बहुत गर्म है, और बहुत गर्म होने की वजह से जो साल भर हमें सब्जियां, पानी की कमी होने की वजह से साल भर हरी सब्जियों का अभाव रहता है, इसलिए यहाँ पर सब्जियों को सुखा करके और उन अभाव के दिनों में उन सूखी सब्जियों को बनाने का रिवाज है। तो जैसे केर है, पचकूटा है, आंवला है, इन सबको सुखा करके, और गोंदे हैं, उसको सुखा करके उनकी सब्जी बनाई जाती है। लहसुन की चटनी भी यहाँ पर ज़्यादा खाया जाता है। अन्य व्यंजन में यहाँ दही छाछ ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लोग दही छाछ खाना पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में दही और छाछ उनको ठंडक प्रदान करता है। अचार का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलन है क्योंकि अचार को हम पूरे साल भर तक संभाल के रख सकते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, बरसात अच्छी होती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर सब्जियों को सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, इसलिए वहाँ पर गेहूं की रोटी और चावल ज़्यादातर खाया जाता है। वहाँ पर चावल के साथ अरहर की दाल का ज़्यादा चलन है। हरी सब्जियाँ वहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहती है, मिलती है, तो वहाँ पर हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाई जाती है। अमरस, अचार भी वहाँ पर ज़्यादा होता है, ज़्यादा खाया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन खाए जाते हैं। जैसे आप तमिलनाडु जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर इडली, डोसा, सांभर का रिवाज है, और वहाँ पर खोपरे की चटनी ज़्यादातर खाई जाती है। और नारियल का पानी, यदि वहाँ पर देखा जाए तो नारियल का पानी लोग पीना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर नारियल के बहुत से पेड़ हैं, वो इजीली अवेलेबल रहता है उनको। तो इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भोजन का रिवाज है। अब आप कहीं भी चले जाएं, भोजन तो आपको मिलेगा ही। अब ये भोजन जो है वो किन्हीं कच्ची सामग्रियों से बनाया जाता है, और हर प्रकार के भोजन में हमें कुछ ऐसे आवश्यक घटक मिल जाते हैं जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है या हमें ऊर्जा मिलती है। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में जाएं, आपको भोजन मिलेगा। सब जगह अलग अलग व्यंजन, अलग अलग डिश खाई जाती है, और उन सब में उन्हें पोषक मिलता है। सभी व्यक्तियों की वृद्धि होती है, सभी लोगों को, चाहे वो साउथ में हो, ईस्ट में हो, या वेस्ट में हो, या नॉर्थ में हो, इंडिया के या हमारे इंडिया में कहीं भी चले जाएं, सबको भोजन मिल रहा है, और उन भोजन में सबको पोषक तत्व, जो आवश्यक घटक है, कंपोनेंट्स है, वो उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनके शरीर की वृद्धि हो रही है, उन्हें ऊर्जा मिल रही है, या उनके शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो रही है। तो अब हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये जो फूड आइटम्स होते हैं, ये फूड आइटम्स किन्हीं कच्ची सामग्रियों से बनाए जाते हैं, और उन कच्ची सामग्री को हमने क्या नाम दिया था? संघटक या इंग्रेडिएंट्स। क्या नाम दिया था हमने? इंग्रेडिएंट्स या संघटक। तो ये इंग्रेडिएंट्स और संघटक जिनसे मिलकर के ये फूड आइटम्स तैयार होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स और संघटक में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन आवश्यक तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स या पोषक कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक क्या होते हैं। ठीक है,
हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्र में या राज्यों में अलग अलग खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स खाए जाते हैं और वो फूड आइटम्स विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री से बने होते हैं जिन्हें हम संघटक या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एक कच्ची सामग्री में कुछ ऐसे आवश्यक घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन आवश्यक घटकों को हम कहते हैं पोषक तत्व या इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इन्हें केवल पोषक भी कह सकते हैं, पोषक या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये परिभाषा हम देख लेते हैं इसकी। खाद्य पदार्थों के कच्ची सामग्री में जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं और वो जिन कच्ची सामग्री से बनते हैं, उन कच्ची सामग्री में कुछ घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक या पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं आवश्यक तत्व या पोषक? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश या आहारी रेशे या और जल। ये हमारे आवश्यक घटक हैं जो किसी भोजन में उपस्थित होते हैं और जिनको शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इसलिए इन आवश्यक घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स, खाद्य पदार्थों की कच्ची सामग्री। इंग्रेडिएंट्स या खाद्य पदार्थों के संघटक। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम कंटेन सम कंपोनेंट्स, कुछ आवश्यक घटक होते हैं इनमें, that are needed by our body, जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। These components are called nutrients. इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर या रफेज। इन्हें इंग्लिश में इन रुक्षांश या आहारी रेशों को इंग्लिश में रफेज या डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। आप दोनों में से एक कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है, रफेज या डाइटरी फाइबर्स। और जल या वाटर, हमारे लिए वाटर बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट है जो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इनको अब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा खाद्य पदार्थों की कच्ची सामग्रियों में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं, पोषक और न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इन पोषक और न्यूट्रिएंट्स जो खाद्य सामग्री में उपस्थित होते हैं, क्या ये सभी खाद्य सामग्री में होते हैं? क्या इन खाद्य पदार्थों में जो भी हम भोजन कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, उन खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व हैं या कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या हम उनका पता लगा सकते हैं? तो इनको पता लगाने की बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही आसान विधि है। मैंने आपको जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, आहारी रेशे और जल, उनमें से हम तीन का, जो शुरू के तीन हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका परीक्षण हम आसानी से कर सकते हैं। अपने घर पर ही इनका परीक्षण कर सकते हैं, स्कूल में भी आप इनका परीक्षण कर सकते हैं। उनके परीक्षण की बहुत ही सरल विधि है। और बाकी जो खनिज लवण और विटामिन है, उनका परीक्षण भी आप कर सकते हो, लेकिन उनकी जो परीक्षण है वो थोड़ी कठिन है और उनके लिए जो हमें सामग्री चाहिए होती है वो भी मिलना मुश्किल से मिलती है, इसलिए हम उनका नहीं करेंगे। और हम इन तीन का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का परीक्षण जो हम घर पर या स्कूल पर कर सकते हैं, उनका हम परीक्षण करके देखेंगे। सबसे पहला हम परीक्षण करेंगे कार्बोहाइड्रेट। हम ये पता लगाएंगे कि हमारे पास जो कच्ची सामग्री है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या वसा है। इनका परीक्षण करने के लिए कुछ एक फिक्स मेथड है, एक फिक्स विधि है। उस विधि के द्वारा हम उनका परीक्षण करेंगे। उनके लिए हमें कुछ आवश्यक रसायन की या केमिकल की आवश्यकता होगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए हमें आयोडीन विलयन की आवश्यकता होगी और ये आयोडीन विलयन बाजार में
इजीली अवेलेबल है। किसी मेडिकल शॉप से आप टिंचर आयोडीन खरीद सकते हैं। टिंचर आयोडीन वही आयोडीन विलयन है जो आपको आराम से मार्केट में या शॉप पर, मेडिकल की शॉप पर आराम से मिल सकता है। इसके अलावा प्रोटीन का परीक्षण में हमें 2 केमिकल की आवश्यकता होगी, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। इनको परीक्षण करना बहुत ही सरल है, जो मैं अभी आपको इसमें लिखित में बता रही हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहती हूँ, जिसमें हम कुछ खाद्य पदार्थ लेंगे और आयोडीन विलयन और इन केमिकल्स को मैंने अरेंज किया हुआ है, इन्हें हम उसमें डाल के देखेंगे कि कौन से पदार्थ में, कौन से खाद्य पदार्थ में, कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है, किस फूड आइटम में प्रोटीन है और किस फूड आइटम में वसा है। ये हम देखेंगे। वसा के परीक्षण के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहला हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कई रूप में होता है। हमारे खाद्य पदार्थों में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं और जो कच्ची सामग्रियों से भोजन बनता है, उन सामग्री में कार्बोहाइड्रेट कई रूप में होता है। लेकिन अभी 6th क्लास के हिसाब से आपको सिर्फ 2 नाम याद रख लेने हैं, मंड और शर्करा। मंड मीन्स इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टार्च, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, स्टार्च। और शर्करा को कहते हैं शुगर। शुगर मीन्स शक्कर। आप सब जानते हो शक्कर आपके सबके घर में है। तो शुगर या शर्करा और मंड या स्टार्च, ये जो मैदा होता है, आटे का मैदा होता है, बिल्कुल आटा, बिल्कुल बारीक पाउडर जिसे हम कहते हैं, उसे हम स्टार्च कह सकते हैं। वैसे स्टार्च आपको आलू में भी मिलेगा। आलू को यदि आप काट करके थोड़ी देर पानी में रख दें तो आप देखेंगे पानी में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर दिखाई दे रहा है। वो सफ़ेद पाउडर ही क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। तो आटा या मैदा को भी हम स्टार्च कह सकते हैं और शुगर आप सब जानते हैं। तो इनका परीक्षण हम कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि मंड और शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। इसके लिए हमें क्या करना है कि किसी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है, उस पदार्थ को, उस भोजन के, इस भोजन को लेना है और उसमें हमें थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन, 1 या 2 ड्रॉप आपको आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालकर देखना है। यदि उस भोजन का, उस खाद्य पदार्थ का रंग गहरा नीला काला हो जाता है तो इसका मतलब उस पदार्थ में, उस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और यदि गहरा नीला काला रंग नहीं होता है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है आलू में, और जितने भी प्रकार का आटा है, चाहे गेहूं का आटा हो, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा और चावल, गुड़, इन सब में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यदि इन पदार्थों को, और शुगर, शक्कर में भी, इन पदार्थों को लेकर के हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ये सभी खाद्य पदार्थ हमको गहरा नीला काला रंग देंगे, डार्क ब्लू ब्लैक कलर हमें मिलेगा। तो इसका मतलब जहाँ भी हमें ये डार्क ब्लू ब्लैक कलर मिल जाए, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में, उस भोजन में स्टार्च या शर्करा उपस्थित है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। मंड या शर्करा दोनों कार्बोहाइड्रेट के ही रूप हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है मंड के लिए परीक्षण, तो मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण, क्योंकि मंड कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। अब हम देखेंगे प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट एक पाउडर होता है जो नीले रंग का होता है। ये इस तरह से होता है। ये कॉपर सल्फेट नीले कलर का एक पाउडर होता है। इसको हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है और 2 बूंद 3 बूंद पानी मिला करके उसका विलयन बनाना है। पहले उसे घोल बनाना है। इस पाउडर का हमें पानी मिला करके घोल बनाना है और उस घोल की 2 बूंद, उस विलयन की 2 बूंद हमें उस खाद्य पदार्थ में डालनी है। उसके बाद हमें लेना है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी इस पाउडर फॉर्म में मिलेगा आपको। इस कास्टिक सोडे को भी हमें विलयन में, इसको थोड़ा सा पाउडर हमें टेस्ट ट्यूब में या परख नली में लेकर के उसमें पानी डालना है और पानी मिलाकर उसको घोल बनाना है। उस घोल को फिर हमें उस खाद्य पदार्थ में डालना है। तो जब ये दोनों का विलयन हम इस खाद्य पदार्थ में डालेंगे और यदि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है तो प्रोटीन से हमें वो बैंगनी रंग मिलेगा, उसमें वो हमें पर्पल या वॉयलेट कलर देगा। यदि बैंगनी रंग मिलता है तब तो उसमें प्रोटीन है,
और ये डालने पर यदि बैंगनी रंग नहीं मिलता है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। जो भी खाद्य पदार्थ हमने लिया, यदि हमने उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन यदि हमने उसमें मिक्स किया, यदि हमें बैंगनी रंग नहीं मिला, पर्पल या वॉयलेट कलर नहीं मिला, इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। और यदि हमें बैंगनी रंग मिल जाता है, पर्पल या वॉयलेट कलर मिल जाता है, तो इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है ना। और ये आयोडीन सॉल्यूशन भी मेरे पास रखा है, जो मैं आपको अगली वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के खाद्य पदार्थ लूँगी। अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ ले करके हम उनमें ये डाल कर देखेंगे, किन्हीं में आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। यदि वो गहरा नीला काला रंग देता है तब तो वो उसमें मंड या शर्करा उपस्थित है या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, और यदि वो नहीं देता है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। इसका भी परीक्षण हम अगली वीडियो में करेंगे। फिर हम देखेंगे वसा का परीक्षण। वसा के परीक्षण के लिए हमें किसी भी केमिकल या रसायन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, खाद्य पदार्थ को लेना है और एक सिंपल पेपर लेना है, कागज़ लेना है, अखबार भी ले सकते हो। उस पेपर या कागज़ पर आपको उस खाद्य पदार्थ को रखना है। उस खाद्य पदार्थ जिसमें वसा होता है, तो जनरली मूंगफली, खोपरा, इनमें वसा होता है। तो मूंगफली या खोपरे को पहले आप छोटे छोटे पीसेस में काट लेना, छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है उन्हें, और बिल्कुल बारीक टुकड़े करने, छोटे टुकड़े करने के बाद हमें उन्हें कागज़ में रखना है और कागज़ को प्रेस करना है इस तरह हाथों से। जब हम उसको कागज़ को प्रेस करेंगे तो उस कागज़ को थोड़ी देर हटा करके उस कागज़ को देखेंगे, उस कागज़ में हमें तेल के धब्बे दिखाई देंगे। उसको आप रोशनी में देखोगे तो उसे हमें तेल के धब्बे दिखाई देंगे। यदि उसमें तेल है, जैसे मूंगफली में या खोपरे में तेल होता है, यदि उसमें तेल होगा तो वो कागज़ पर थोड़ा सा हमको उसके तेल के धब्बे के रूप में दिखाई देगा, और इसी तरह से हमें पता चल जाएगा कि उनमें क्या होगा, वसा उपस्थित है। और यदि उसमें कुछ भी धब्बे न दिखाई दिए, जैसे आपने शक्कर ले ली और शक्कर को कागज़ में लपेट करके उसको प्रेस किया हाथों से, आप कितना भी प्रेस करोगे वो कागज़ में तेल के धब्बे नहीं होंगे, क्योंकि शक्कर में तेल होता ही नहीं है। इसलिए शक्कर ले लो या नमक ले लो, उसको भी आप कागज़ में डाल करके प्रेस करो, आपको तेल के धब्बे दिखाई नहीं देंगे। उस कागज़ को जब आप रोशनी में देखोगे तो आपको तेल के धब्बे दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब नमक में और शुगर में या शक्कर में वसा नहीं होता है। लेकिन आप वही मूंगफली में या खोपरे को प्रेस करोगे और उस कागज़ को रोशनी में देखोगे तो आपको कुछ तेल के धब्बे दिखाई देंगे। डेली रूटीन में भी आप देख सकते हो कि यदि मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कुछ खा रहे हैं, कुछ तला हुआ खा रहे हैं, चिप्स है, वेफर्स हैं, कुरकुरे हैं, कुछ भी, और वो यदि आपकी बुक पर गिर जाता है तो वहाँ पर आपका एक तेल का निशान बन जाता है, तेल का धब्बा बन जाता है। उसी को ही हम ऑयली पैचेस, इंग्लिश में ऑयली पैचेस कहते हैं, ऑयली पैचेस दिखाई देते हैं या तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। इसका मतलब वो किस में तला हुआ है, तेल में तला हुआ है। और इसी तरह से घी भी क्या है, वसा का ही रूप है। यदि आप कोई मिठाई खा रहे हैं, मिठाई भी यदि आप मान लो किसी पेपर में लपेट कर देखो तो आपको उस पेपर पर, उस कागज़ पर तेल के धब्बे या घी के धब्बे दिखाई देंगे, तो वो वसा का परीक्षण कहलाता है। तो सिंपली वसा का परीक्षण इन दोनों से ज़्यादा सरल है, जो आप घर पर कभी भी किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए कर सकते हैं। ठीक है। अब आप ये सब अपने रजिस्टर में उतार लें, और इनका जो परीक्षण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग खाद्य पदार्थों के साथ करेंगे। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे देती हूँ, आप इसे यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसमें रजिस्टर में सभी 6th क्लास के बच्चे इसे उतार लें। ठीक है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट की 2 बूंद लिखना, और यहाँ कास्टिक सोडा की 10 बूंदें। कास्टिक सोडा की कितनी बूंदें डालते हैं हम? 10 बूंदें डालते हैं। ठीक है। और आयोडीन सॉल्यूशन भी आपको 2 ड्रॉप्स या 2 बूंदें ही लेनी है। ठीक। अब हम देखेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, वो हमें किन किन खाद्य पदार्थों में मिल सकता है, जिनका हम परीक्षण करेंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था कि मंड और शर्करा के रूप में मिल सकता है। तो मंड और शर्करा हमें जितना भी प्रकार का आटा है, और आटा किस किस से मिलता है हमें?
गेहूं से, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। और मैंने और क्या बताया था, शक्कर, क्योंकि शर्करा है तो शक्कर, गुड़। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं या दूसरे पोषक नहीं होते, केवल कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ऐसा नहीं होता। सब में थोड़े थोड़ा सब दूसरे हो सकते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी थोड़े थोड़े हो सकते हैं, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड। और किस में कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें? आलू में, पोटैटो, गुड़ को जैगरी कहते हैं इंग्लिश में, शुगर, मेज़, बाजरा, ज्वार, मिलेट कहते हैं इन इंग्लिश में, और व्हीट, है ना, आलू, पोटैटो। और मेन तो क्या है हमारा? चावल। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मीन्स दूसरे भी हो सकते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, दूसरे पोषक भी हो सकते हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट इनमें सबसे ज़्यादा होता है। अब प्रोटीन किस किस में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है? प्रोटीन हमें मिलता है सबसे पहले दूध में। दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके अलावा अंडे में, एग में भी प्रोटीन होता है। मीट, मछली में, मछली जो लोग खाते हैं उनको मछली से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, फिश से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। सोयाबीन एक दाल है और इस दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। चने में भी होता है प्रोटीन, चने में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। दालों में तो प्रोटीन होता ही है, दालों के छिलकों में। एक्चुअली जो दालें हैं वो दाल जो बनती है, बीज है, वो दालें बीज है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, और इनके जो छिलके होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए हमें छिलकों वाली दाल खाने की सलाह दी जाती है। तो दालों में भी प्रोटीन होता है, दालों में, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। वसा किस किस में होता है? तो वसा हमने देखा है कि मूंगफली और खोपरा, जो सूखा नारियल होता है, उस सूखे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के आप कागज़ में यदि उनको लपेटेंगे तो आपको उसमें तेल के धब्बे दिखाई देंगे। तो इनमें मूंगफली में और खोपरे में सबसे ज़्यादा वसा होता है। मूंगफली का तेल निकलता है, वो इसीलिए निकलता है क्योंकि मूंगफली में क्या होता है? वसा होता है। और खोपरे में या नारियल में होता है। और तिल का तेल भी निकलता है, इसलिए तिल में भी वसा होगा। सरसों का तेल निकलता है, इसलिए सरसों में भी वसा होगा। जहाँ भी आपको तेल मिल रहा है उन सब में वसा होगा। इसके अलावा ये जो मूंगफली, खोपरा, तिल, सरसों, ये तो सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ऐसे जंतुओं से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं? दूध में भी मलाई के रूप में, क्योंकि दूध से ही तो घी बनता है, तो दूध में भी वसा होगा, लेकिन दूध की मलाई लिखना होगा हमें, दूध नहीं। दूध की मलाई में वसा होता है क्योंकि दूध में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, दूध की मलाई में वसा बहुत ज़्यादा होता है। अब दूध से बना हुआ घी है, घी में तो वसा होगा ही, घी तेल में तो। इसके अलावा पनीर में भी वसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखा कि इनको हम घर पर ही पता लगा सकते हैं बहुत आसान परीक्षण के द्वारा कि इनमें किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में प्रोटीन होता है और किस में वसा होता है। और इन खाद्य पदार्थों में हमें इन खाद्य पदार्थों का यदि हम परीक्षण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनमें गहरा नीला काला रंग मिलेगा जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। इन खाद्य पदार्थों में यदि हम कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें हम डालेंगे, दोनों को डालना है, तो हमें इसमें बैंगनी रंग या वॉयलेट पर्पल कलर हमें मिलेगा। इनमें यदि दूध में, अंडे में, मछली में, सोयाबीन में, चने में, किसी दाल में यदि हम डालते हैं तो हमें बैंगनी रंग मिलेगा। इसका मतलब इनमें क्या है? प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। वसा का परीक्षण मैंने आपको बता दिया। इनको यदि हम कागज़ में लपेटेंगे तो हमें तेल के धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब
हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर का दूसरा मेन पॉइंट, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं इनका क्या कार्य होता है, हम इन्हें भोजन के रूप में क्यों लेते हैं। और हमने जो भी पढ़े भोजन, जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया, प्रोटीन का टेस्ट किया और वसा का किया, इनसे हमें क्या मिलता है, ऐसा क्या मिलता है जिसे हम इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये क्रियाकलाप 2 खत्म होता है। टेबल 2 सारणी नंबर 2 ये हमारी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि अब हम परीक्षण कर चुके हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट या मंड या स्टार्च होता है, कौन से खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होता है और कौन से खाद्य पदार्थ में वसा या फैट होता है। हम तीनों का परीक्षण कर चुके हैं। हो सके तो आप टिंचर आयोडीन मार्केट से ख़रीद कर लाना और अपने जितने भी ये मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं इन पर आप परीक्षण करना। आपको 2-2 ड्रॉप आयोडीन की डालनी है। पहले इनको बारीक पाउडर करके उनमें थोड़ा सा पेस्ट बना लेना और थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बनाना और फिर उसमें 2 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन की डालना। यदि ये गहरा नीला रंग देते हैं इनमें से कोई, तो उसमें मंड या स्टार्च है, उसके आगे आप राइट लगा देना। प्रोटीन की टेस्ट करना, इसके लिए आपको कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की आवश्यकता होगी। या तो आप किसी शॉप से, किसी केमिकल शॉप से अरेंज कर सकते हैं या स्कूल से अरेंज करके, और आपको कैसे भी करके इन प्रोटीन का टेस्ट करना है और उसमें आपको पता लगाना है कि किस खाद्य पदार्थ में, किस फूड आइटम में प्रोटीन उपस्थित है। जहाँ भी प्रोटीन उपस्थित हो, दूध तो आपके पास आसानी से मिल जाएगा, ये सारे आपको घर पर आराम से मिल जाएंगे। किसी सब्जी का टुकड़ा, किसी फल का टुकड़ा, पकी हुई दाल, अरहर की दाल, सूखा नारियल, ये आपके घर में अवेलेबल है। इनका छोटा छोटा सा अमाउंट लेकर के आपको स्टार्च की, प्रोटीन की और फैट की टेस्ट करनी है। और फैट के लिए तो आपको किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं है। इनको लेना है और लेकर के पेपर में रैप करके उसको दबा के देखना है और फिर उसे लाइट की रोशनी में देखना है कि उसमें तेल के धब्बे हैं या नहीं है। यदि तेल के धब्बे हों तो वसा है और यदि उसमें तेल के धब्बे ना हो तो वसा नहीं है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि यदि आपने सब्जी का टुकड़ा लिया, फल का टुकड़ा लिया और उसमें आपको कुछ गीले गीले धब्बे दिखाई दिए, तो ज़रूरी नहीं वो तेल के हों, फिर वो पानी के होंगे। उसके लिए आप ऐसा करना, उसे थोड़ी देर के लिए रख देना। यदि वो सूख जाता है पूरी तरह से तब तो उसमें पानी है, और यदि वो नहीं सूखता है, मीन्स उसमें फिर भी तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको बहुत देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तब उसमें आप वसा की उपस्थिति बता सकते हो। नहीं, यदि वो पेपर सूख जाए और वो धब्बे दिखाई देना बंद हो जाए, इसका मतलब उसमें तेल नहीं था, वो पानी था। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों में इन पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगा सकते हो। और मैं अगली वीडियो में ये सभी खाद्य पदार्थ लेकर के आपको मेरे पास जो केमिकल हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, उनकी टेस्ट कराऊंगी और उसमें हम आगे देखेंगे कि किसमें खाद्य पदार्थ, ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व उपस्थित है। ठीक।